हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भारतीय काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। यदि आपने हमारी पिछले की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के उन वीडियोज को देख लीजिए। हम लोगों ने 120 प्रश्नों पर बात कर लिया था भारतीय काव्य से संबंधित। अब इसके आगे की प्रश्नोत्तरी 121 नंबर से आज की रहेगी। और यदि आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो नहीं मिल रही है तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। प्ले लिस्ट में भारतीय काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरी की एक प्ले लिस्ट है, वहां से आपको वीडियो क्रम वाइज मिल जाएंगे। आइए हम लोग 121 नंबर प्रश्न देखते हैं। कंकड़ क्वड़ित रड़ित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं। मधुमय चुंबन कातरताए, आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष, चित संस्कृति दोष। सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि इस पंक्तियों को पढ़ते हुए ये महसूस हुआ कि इसमें वचन दोष है, तो इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 122। सत्यर्थे पृथक गर्भया, स्वर ज्वयन सम हते क्रमेण। तेने वा वृत्तियमकम विनिग्धयते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, राजशेखर ने, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। 122 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने यह यमक अलंकार की परिभाषा दी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123। रसापकर्षा दोषा उक्ति किस आचार्य की है? वामन की, मम्मट की, विश्वनाथ की, भरत की? सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो रसापकर्षा दोषा ये आपके मम्मट जी की उक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, वो सभी उक्तियां आपको रटनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप उसको समझ करके या उस पर अपनी पकड़ मजबूत करके आप उन चीज़ों को ध्यान कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश यही करिए कि जो रटने की चीज़ें हैं उसको रटिए, और जो चीज़ें आपको मतलब समझने की चीज़ें हैं उनको समझने का प्रयास करिए। 124 नंबर प्रश्न देखते हैं। कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरी समस कहहित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? कीर्ति की प्राप्ति, लोक मंगल, स्वांता सुखाय, अर्थ प्राप्ति। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक मंगल। 124 नंबर का बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 125 नंबर। मुख कमल समीप सजे थे, दो किस लय दल पुरैन के। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा। 125 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। देखिए, रूपक को पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक है कि जैसे अगर बीच में कहीं पर डैश लगा हुआ है तो ज्यादातर चांस होता है कि वहां पे रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे मुख कमल के बीच में देखिए डैश लगा हुआ है, ये ट्रिक है, बाकी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप रूपक अलंकार की परिभाषा याद करिए, उसके माध्यम से आप लोग बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न 126 नंबर।
रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यादर्श। 126 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काव्यालंकार सूत्र। ये रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है और काव्यालंकार सूत्र जो है उसको वामन जी ने लिखा है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 127 नंबर। घनाक्षरी छंद है, मात्रिक है, आक्षरिक है, वाणिक है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। देखिए यह एक वाणिक छंद है, घनाक्षरी छंद। इसमें वर्णों की गणना की जाती है। अगला प्रश्न 128 नंबर। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव, विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव। 128 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संचारी भाव। भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता, इन सभी का संबंध भाव के संचारी भाव से। अगला प्रश्न 129 नंबर कि बेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक, बौद्धिक। सही उत्तर का चयन करें। तो 129 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा यह एक वाचिक अनुभाव है। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके पीजीटी के पेपर में पूछे गए हैं काव्य शास्त्र के, तो इसलिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न 130 नंबर कि काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं रुद्रट, भामह, विश्वनाथ, मम्मट। 130 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मम्मट। मम्मट ने काव्य प्रकाश को लिखा है। अगला प्रश्न 131 नंबर कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? भामह, वामन, कुंतक, भोजराज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करिए आप लोग। आपका सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि इस तरह के रैंडम प्रश्न आपको जरूर तैयार होने चाहिए, ये आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भोजराज। भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना था। और एक प्रश्न मतलब ये भी रहता है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपके वामन हो जाते हैं। और वामन ने रीति की जो परिभाषा दी थी वो थी विशिष्ट पद रचना रीति। अगला प्रश्न 132 नंबर कि रस गंगाधर के रचयिता कौन है? दंडी, आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ। तो 132 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ। इन्होंने ये रस गंगाधर 17वीं सदी के आसपास में लिखा था। ठीक है। अगला प्रश्न 133 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? भामह, कुवलयानंद, दंडी, जयदेव। 133 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो अलंकारवादी आचार्य नहीं पूछा है, निगेटिव प्रश्न है। इस चीज का बहुत आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसा पूछा गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा कुवलयानंद। कुवलयानंद अलंकारवादी आचार्य नहीं है। ये जो है आपके योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अगर दूत के रूप में इनको जाना जाता है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 134
वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि ने साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? मिथक के द्वारा, कल्पना के द्वारा, प्रतीक के द्वारा, बिंब के द्वारा। सही उत्तर का चयन करें। 134 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिंब के द्वारा। डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135। रस ध्वनि किसे कहा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करिए कि इनमें से किसे रस ध्वनि कहा गया है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को ही रस ध्वनि कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 136। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? और आपके देखिए सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करिए। 136 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। ए ऑप्शन इज राइट। देखिए इसका जो साधारण नाम है वो अभिधा मूला ध्वनि इसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो भेद का नाम है वो है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। जैसे इसके 2 भेद होते हैं, एक लक्षणा मूला, एक अभिधा मूला। तो अभिधा मूला का नाम ये है और जो लक्षणा मूला है उसका भेद, दूसरा भेद, उसका नाम है अविवक्षित वाच्य ध्वनि, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 137। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। 137 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य वक्रता। अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता के अंतर्गत किया है। अगला प्रश्न 138 नंबर कि कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? दंडी, भामा, वामन, कुंतक। सही उत्तर का चयन करें। तो 138 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भामा। भामा ने। अगला प्रश्न 139 नंबर कि मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, अभिधा, अर्थी व्यंजना। 139 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा। थोड़ा सा अभिधा से जब सटी होती है तो लक्षणा होती है और अभिधा से जब दूर हो जाती है तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न 140 नंबर कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगु तुम ही उचित तप मोह कह भोगु में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती, लक्षणा। 140 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थी व्यंजना। देखिए आर्थी व्यंजना वहां पे होती है जहां व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होकर के अर्थ विशेष पर आधारित होता है, ठीक है। शाब्दी व्यंजना में शब्द विशेष पर आधारित रहता है लेकिन आर्थी व्यंजना में अर्थ विशेष पर आधारित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 141
कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो 141 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा, क्योंकि इसका एक भिन्नार्थ लिया जाता है कि जैसे चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटन का मतलब है कि एक आकाश हो गया, एक धरती हो गई, उसके बीच में मनुष्य है। और इसी को देख करके कबीरदास कहते हैं कि जैसे चक्की है, चक्की के दो पट्टों के बीच में अगर कुछ भी जाता है तो पीस करके खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से जो मनुष्य है वो आकाश और धरती के बीच में है, तो इसका क्या होगा, ये भी तो खत्म ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 142 नंबर, सगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो होड़, शब्द अर्थवारो कवित विविध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, चिंतामणि, श्रीपति। सही उत्तर का चयन करें। तो 142 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंतामणि। ये चिंतामणि का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न 143 नंबर, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ि अर्थो प्रयोजना अन्योर्थ्यो लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य हैं कुंतक, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, मम्मट। 143 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मम्मट। ये मम्मट का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न 144 नंबर, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा जो दोष है वो पुनरुक्ति दोष है। जगत जहान में सबको जानत, इसमें कई बार पुनरुक्तियां की गई। अगला प्रश्न 145 नंबर, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? व्यंजना, अभिधा, रूढ़ा, लक्षणा, लक्षणा। तो ये तो नॉर्मल सा प्रश्न हो जाएगा कि अभिधा शब्द शक्ति सर्वप्रथम महसूस प्रतीत की जाती है। 146 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति है? ये दिया गया है जो वाक्य सूर्य अस्त हो गया, इसमें बताना है कि आपको कौन सी शब्द शक्ति है। अविधा, लक्षणा, प्रयोजनवती, लक्षणा, व्यंजना। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति इसलिए है कि जैसे सूर्य अस्त हो गया तो चोर जो है, चोर वो सोचेगा कि अब तो हमें चोरी करने का समय आ गया है। जो आपके जानवर हैं या पंछी इस तरह से कह लीजिए, तो ये लोग अपने घर साइड लौटने को, घोंसले साइड लौटने को तैयार हो जाते हैं कि अब सूर्य अस्त होने वाला है, अब चला जाए अपने घोंसले में। और एक इसका अर्थ एक ये हो जाता है कि अभी दीपक जलाने का वक्त हो गया है, सूर्यास्त हो गया तो हम लोग दीप जला सकते हैं। सूर्यास्त होने से मजदूर किसानों का भी जिक्र किया जाता है कि वो लोग अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। तो इस तरह से इसका कई अर्थ निकल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति हो जाए। अगला प्रश्न, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, रूढ़ा, लक्षणा, अविधा, व्यंजना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 147 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिधा शब्द शक्ति। देखिए साक्षात संकेतित अर्थ जब दिया जाता है तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न 148 नंबर, कि कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? 41 भेद, 6 उपभेद, 9 भेद, 20 उपभेद, 7 भेद, 14 उपभेद, 6 भेद, 41 उपभेद। सही उत्तर का चयन करें। तो इन्होंने वक्रोक्ति के जो भेद माने हैं वो 6 माने हैं और 41 उपभेद माने हैं। अगला प्रश्न 149 नंबर, जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिनय अर्थ
अपने अभिधेय ये ध है को गौण बनाकर काव्यार्थ या व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह स्टेटमेंट किसका है? दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ। 149 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो देखिए, ध्वनि संप्रदाय से संबंधित ज्यादातर आनंदवर्धन को माना ही जाता है और इनसे ही संबंधित स्टेटमेंट पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह आज का अंतिम प्रश्न है। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। 150 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभिधा शब्द शक्ति। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।